नमस्कार। इस चैनल के द्वारा बीएड शिक्षकों के ब्रिज कोर्स को ध्यान में रखते हुए इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्लासेस भी प्रोवाइड की जा रही हैं। यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती हैं। अगर आप ब्रिज कोर्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल से जुड़े वीडियोस को देखें। आज की इस वीडियो में हम बाल मनोविज्ञान का जो पहला चैप्टर है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल करने वाले हैं। आपको बता दें कि अब की बार जो लेटेस्ट सिलेबस, जो नया सिलेबस जारी हुआ है, उसमें कुल मिलाकर 9 अध्याय हैं। आज की इस वीडियो में हम पहला अध्याय जो है अंडरस्टैंडिंग द चाइल्डहुड यानी बचपन की समझ, इसी को कवर करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, हम आपको स्टडी मटेरियल्स यानी पीडीएफ के रूप में भी प्रोवाइड कर रहे हैं और वीडियोस भी प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो आज आपको क्या पढ़ना है, बचपन की अवधारणा, जो आपका पहला अध्याय है, इसमें आपको इन्हीं चीज़ों पर जोर देना है। ध्यान दीजिएगा, बचपन की अवधारणा में बचपन में समानताएं क्या होती हैं, विविधताएं क्या होती हैं, भारतीय परिप्रेक्ष्य में आपको यहाँ देखना है ना। और भारतीय संदर्भ में अनेक प्रकार के बचपन, प्रमुख विविधताएं क्या है, और वैश्वीकरण का जो ग्लोबलाइजेशन हो रहा है उसका प्रभाव हमारे बच्चों पर आज के समय में किस प्रकार से पड़ रहा है, हमें मुख्य रूप से शिक्षा के लिए क्या निहितार्थ है, इन सब का हमें आज के इस वीडियो में इसी को कवर करना है। ठीक है, तो चलिए आज का हम चैप्टर जो है शुरू करते हैं, जो है अध्याय 1, बचपन की समझ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बचपन किसे कहते हैं। हम सभी इस अवस्था से गुजरे हुए हैं, आप भी गुजरे हैं, हर कोई गुजरा हुआ है। अब एक बात यह है कि अब आप उस बच्चे को पढ़ा रहे हैं जो अपने बचपन के दौर से गुजर रहा है। बचपन की परिभाषा क्या है, बेसिकली आपने यह समझा होगा कि जन्म से लेकर 13 साल 12 साल तक की जो अवस्था है, बीच के जो अवस्था, इसी को हम कहते हैं कि यह बचपन है। एक समय हमारे दिमाग में भी आया होगा कि चलो अब मैं बच्चा नहीं रह गया हूं, मेरा बचपना अब जो है बीत चुका है। तो वो एक दौर था, एक अवस्था थी, उसी चीज को आपको यहाँ पर मुख्य रूप से देखना है। क्योंकि आप बीएड शिक्षक है, आप हाईली ट्रेंड हैं, तो अब आपको ये जो बीच की अवस्था है, जो प्रारंभिक अवस्था है, और उसी को आपको कवर करना है। तो जो पहली बात है कि बचपन है क्या, तो आप कह सकते हैं कि जन्म से लेकर किशोरावस्था तक की अवधि जो होती है, जिसमें तेजी से बच्चे का शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, भाषाई विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, इन सब को हमें कवर करते हुए चलना है। तो फिलहाल बचपन, ये आपने समझा बचपन की अवधारणा क्या है। तो देखिए, सभी बच्चों की एक जैसी अवधारणा, मतलब एक जैसा बचपन नहीं होता है, हर बच्चे में विविधता होती है। सभी बच्चों की एक जैसी अस्थायी या समान अवस्था नहीं होती है। ये तो वह समाज तय करता है कि किसी भी बच्चे का बचपन किस प्रकार से है, वो किस परिवेश में रहता है, वो बहुत कुछ उस बात पर निर्भर करता है ना। किसी बच्चा अगर शहरी परिवेश में रहता है तो उसका बचपन कुछ अलग दौर से गुजरेगा। अगर बच्चा कोई ग्रामीण क्षेत्र में रहता है तो उसका बचपन कुछ अलग तरीके से बीतेगा। अगर बच्चे के माता पिता बहुत गरीब हैं तो उस बच्चे का बचपन अलग तरीके से गुजरेगा। अगर किसी बच्चे के माता पिता बहुत अमीर है तो उसका बचपन अलग तरीके से मतलब बीतेगा। तो सभी बच्चों के देखिए एक जैसी अस्थायी या समान अवस्था नहीं होती है। ठीक है, यह तय कौन करता है, परिवार तय करता है। अगर माता पिता अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, तो वो अपने बच्चे को क्या पढ़ाएंगे, शायद वो पढ़ाई का महत्व नहीं समझेंगे। ऐसे में जो उनके घर का एक बच्चा है 5 साल 7 साल का, उसको देखा जाए, और वहीं एक माता पिता बहुत शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, हाईली एजुकेटेड हैं, वो अपने बच्चे को किस परिवेश में उनका बचपन, उनके बच्चे का अगर बचपन देखा जाए तो दोनों में अंतर है कि नहीं है, बताइए आप। तो यह विविधता ये परिवार पर निर्भर करता है। तो कौन तय करेगा, तो बच्चों का बचपन अलग अलग अगर है तो परिवार तय करता है। आर्थिक स्थिति भी तय करती है। अगर परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, पिताजी अगर मजदूरी कर रहे हैं, तो बच्चे का बचपन कुछ अलग तरीके से गुजरेगा। अगर पिताजी बहुत बड़ी कोई अच्छा सर्विस कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में बहुत बड़ा, या फिर सरकारी कोई एम्प्लॉई हैं, अच्छा उनका मतलब फाइनेंशियली वो स्ट्रांग है, तो उनके बच्चे का परिवेश अलग हो जाएगा, उनका बचपन अलग तरीके से गुजरेगा। अगर आप तुलनात्मक रूप से देखें तो जो गरीब बच्चा होगा वो भी अपने माता पिता का हाथ बटाएगा, है ना। तो उसका बचपन देखिए किस स्तर से गुजर रहा है। वह भी मजदूरी करने चला जाए, पिता उतने उस प्रकार से पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, तो वो भी बेचारा अपने माता पिता का सपोर्ट करता है। तो अब बताइए उसका बचपन अलग तरीके से गुजरा कि नहीं। ग्रामीण और शहरी का अंतर भी होता है। अगर बच्चा ग्रामीण परिवेश में रहता है तो उसका बचपन कुछ अलग परिस्थितियों में गुजरता है, शहरी परिवेश में रहेगा तो उसका बचपन भी अलग। तो इस प्रकार से ग्रामीण शहरी अंतर, इन बातों पर जैसे आपसे पूछा जाएगा प्रभाव, तो आप इस पर ऑलरेडी मतलब बेहतर तरीके से आप लिख सकते हैं। हम पॉइंट्स वाइज बस आपको समझा दे रहे हैं, आप इसको भी याद कर लेंगे, समझ लेंगे, तो आप बहुत विस्तृत तरीके से उत्तर लिख सकते हैं। संस्कृति और समाज का भी फर्क पड़ता है ना। क्या संस्कृति है, बच्चा किस संस्कृति में रहता है ना। जैसे अगर मान लीजिए बच्चा, धर्म का भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, धर्म का प्रभाव पड़ता है, समाज का प्रभाव पड़ता है। जैसे मान लीजिए बच्चा अगर दीपावली मना रहा है, एक त्यौहार, ठीक है, उसकी उस प्रकार की संस्कृति है। बच्चा ईद मना रहा है तो वो अलग परिवेश में, ईद मनाने वाले बच्चे को और दीपावली मनाने वाले बच्चे में देखिए तुलनात्मक रूप से विविधताएं हैं। मतलब वो उसका बचपन कुछ अलग परिस्थितियों में गुजर रहा है, उसकी संस्कृति अलग है। और कोई अगर ईद दिवाली मना रहा है
तो उसकी संस्कृति कुछ अलग है। समाज का प्रभाव पड़ता है, राज्य का प्रभाव पड़ता है, भाषा का प्रभाव पड़ता है ना। राजस्थान में अगर कोई बच्चा है तो वहाँ की भाषा, वहाँ की जो बातचीत है, वहाँ का जो एक जलवायु है, हर चीज़ का प्रभाव पड़ता है। अगर उत्तर प्रदेश में कोई बच्चा रहता है या केरला में कोई बच्चा रहता है तो उनको आप देख रहे हैं किस प्रकार से भाषाई अंतर आ रहा है, सामाजिक रूप से अंतर आ जा रहा है, और रीति रिवाज में अंतर है, धर्म में अंतर है। इस वजह से भी बच्चे के बचपन में जो है बहुत प्रभाव पड़ता है। शिक्षा का भी प्रभाव पड़ता है बचपन में। बच्चे का स्कूल किस प्रकार से है ये बहुत कुछ निर्भर करता है। अगर स्कूल मतलब कि बच्चा सरकारी विद्यालय में पढ़ रहा है, कॉन्वेंट विद्यालय में पढ़ रहा है या मदरसे में पढ़ रहा है, ये बहुत कुछ इस पर निर्भर करता है कि बच्चे का बचपन पर इसका भी प्रभाव पड़ता है, स्कूल का भी प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि हर बच्चे का बचपन जो है अलग अलग परिस्थितियों में है, इसलिए सभी का बचपन एक जैसा नहीं होता है, ये आपको समझना है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हम देखते हैं बचपन की निर्मित अवधारणाएं क्या होती हैं। बचपन में क्या क्या अवधारणाएं होती हैं, हमको उसको देखना है मुख्य रूप से। देखिए, बचपन में समानताएं क्या हैं और विविधताएं क्या हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जो आपको वीडियोस प्रोवाइड किया जा रहा है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, बाकी आपका डिटेल में अगर पीडीएफ जो है आपको ग्रुप में अवेलेबल कराया जा रहा है, जो कि इस चैनल के द्वारा एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है। अब देखिए, बचपन में क्या समानताएं हैं ये आपको बताना है या जानना है। ये आपका चैप्टर है, आपका ध्यान दीजिएगा, जो नया सिलेबस जारी हुआ उसके आधार पर हम चीजों को कवर कर रहे हैं। ठीक, इसके पहले हमने पुराने सिलेबस के आधार पर भी अध्ययन कराया था, तो वही बहुत सी चीजें कॉमन ही, तो जो आपने उसको पढ़ा है तो वो यहाँ पर भी आपके काम करेगा। अब बचपन में समानताएं क्या है। देखिए, बचपन में क्या, जैसे आपको बेसिकली यही समझना है कि बच्चा अगर 8 साल 10 साल का, चाहे किसी भी कहीं का भी बच्चा हो, उसमें क्या समानताएं पाई जाएंगी, वो विविधताएं क्या रहेंगी। समानता या कि निर्भरता, वो किसी जगह का बच्चा हो, जम्मू कश्मीर का बच्चा हो, केरला का बच्चा हो, तमिलनाडु का बच्चा हो, उसकी निर्भरता बड़ों पर होगी। तो बचपना में जो बचपन होता है उसमें एक चीज तो कॉमन है सब में कि जो निर्भरता होती है बच्चों की वो हमेशा बड़ों पर होती है। तो ये समानताएं हैं। दूसरा यह कि खेलने की इच्छा, बच्चा किसी भी परिवेश का रहने वाला हो, बच्चा किसी भी परिवेश में रहे, कहीं पर भी रहे, किसी भी सोशल बैकग्राउंड का रहे, अमीर रहे गरीब रहे, उसकी खेलने का इच्छा करेगा। भले उसके माता पिता गरीब हैं, वह मजदूरी कर रहा है अपने पिता के साथ, लेकिन वो भी दूसरे बच्चों को खेलता हुआ देखता है, दूसरे बच्चों को स्कूल जाता हुआ देखता है, पढ़ता हुआ देखता है, तो वो खुद भी तो पढ़ना चाहता है या खेलना चाहता है। तो उसकी जो इच्छा होती है खेलने की, वो चाहे वो गरीब का बच्चा हो चाहे अमीर का बच्चा हो, सबकी एक जैसी होती है। तो ये समानता हो गई। तीसरा यह कि धीरे धीरे विकास, चरणबद्ध रूप से बच्चा धीरे धीरे ही विकास करता है। मान लीजिए अंग्रेजी ही पढ़ रहा है या हिंदी ही पढ़ रहा है, तो पहले वाक्य नहीं लिखेगा ना, पहले तो अक्षर को पहचानना, अक्षर को लिखेगा, पहचानने का प्रयास करेगा, फिर धीरे धीरे शब्द बनाएगा, फिर वाक्य बनाएगा। तो एक क्रमिक रूप से विकास हो रहा है ना, अक्षर से शब्द, शब्द से वाक्य। तो वो हर बच्चे में इसी प्रकार से होगा, चाहे वो टैलेंटेड बच्चा हो, चाहे पढ़ने में कमजोर ही क्यों ना हो, लेकिन वो पहले अक्षर सीखेगा। एक क्रमिक रूप से उसका विकास धीरे धीरे होता है, ये आपने इसको समझ दिया। और चौथा यह कि हर बच्चे में सीखने की क्षमता होती है। कुछ में थोड़ी धीमे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि सीखने की क्षमता है ही नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो ये समानताएं हैं बचपन में कि सीखने की क्षमताएं भी हर बच्चे में होती हैं। हर बचपन में हर बच्चे के साथ उसका मतलब विविधता होती है भले ही, लेकिन उसमें सीखने जो है क्षमता होती है। कभी कोई ज्यादा तेजी सीखता है, कोई कम तेजी सीखता है। ठीक है, और अगला पॉइंट यह है कि सुरक्षा और प्यार की जरूरत। इसका मतलब यह है कि हर बच्चे को सुरक्षा की जरूरत होती है, प्यार की जरूरत होती है। वह गरीब का बच्चा हो, अमीर का बच्चा हो, वह किसी भी धर्म का बच्चा हो, किसी भी सामाजिक उसकी पृष्ठभूमि कोई भी रही हो, किसी भी राज्य का बच्चा हो, सबके लिए आवश्यक है कि उसे सुरक्षा दिया जाए और उसे प्यार उपलब्ध कराया जाए। तो ये बचपन में समानताएं होती हैं जो मुख्य रूप से आपको समझ, अगर इस पर हेडिंग भी आपको लिखना हो जाए, इसको हेडिंग बनाकर, तो भी आप बड़े बेहतर तरीके से इसको लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं बचपन में विविधताएं क्या हैं। देखिएगा, एक दूसरी विविधता यह कि परिवार की आर्थिक स्थिति। भारत एक गरीब देश है, आप जानते हैं, बहुत ज्यादा भारत में गरीब भी हैं, अमीर भी हैं। तो इसमें आप देखिए कि जो बच्चा अमीरी में पढ़ रहा है, बच्चा दूसरा गरीबी में पढ़ रहा है, तो बचपन अलग हुआ कि नहीं बोला। अब यही आपको समझना है कि बचपन में क्या विविधताएं होती हैं। अगर किसी बच्चे के माता पिता बहुत मजबूत हैं फाइनेंशियली, तो उसका बचपन बेहतर तरीके से गुजरता है, वह कार में घूमता है, लग्जरीज होटल में जाता है, खाना खाता है। वहीं किसी गरीब के बच्चे को अगर देखा जाए तो बेचारा स्कूल भी नहीं जा पाता है, माता पिता की स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि वो अपने माता पिता के साथ काम करता है, मजदूरी करता है ना, चाय की दुकान पर बैठता है। तो ये भारत में मुख्य रूप से देखा जाता है कि परिवार की आर्थिक स्थिति भी बच्चे के बचपन पर बहुत बड़ा प्रभाव डालती है। दूसरा है ग्रामीण शहरी अंतर। अब बच्चे का बचपन किस प्रकार से बीतेगा, ग्रामीण परिवेश में बच्चा किस प्रकार से रहेगा, शहरी परिवेश में। ग्रामीण बच्चा रहेगा वो उससे खेतों में लगा रहेगा, खेतों को जानेगा। अगर शहरी बच्चा है तो उससे अगर आप पूछ देंगे कोई बात गांव की, तो वो नहीं जान पाएगा, है ना। गांव का बच्चा है, गाय पाल रखा है, गायों को मतलब जानवरों को पाल रहा है, खेती कर रहा है, तो उससे ज्यादा परिचित है, उसका बचपना कुछ अलग तरीके से गुजर रहा है। शहरी बच्चा है, वह उसको खेलने की भी कई जगह नहीं है, शहरों में कंजेस्टेड क्षेत्र है, बच्चे आप देखते हैं मतलब बड़े बड़े शहरों में क्या होता है, छोटे छोटे ग्राउंड्स बनते हैं, वहां पर सारे बच्चे खेलते हैं। और हमारे गाँव के बच्चे क्या होते हैं, कहीं पर भी अपना गाँव में खेत है,
खलिहाने घूमते हैं, फिरते रहते हैं, ठीक है। तो उन दोनों में अंतर आ रहा है ना, मतलब उनके बचपन में यही चीज़ आपको समझनी है कि ग्रामीण शहरी अंतर, ठीक है। तीसरा यह कि लड़का लड़की का भी अंतर होता है। अगर लड़का है बच्चा तो अब देखिए लड़कियों पर ज़्यादा पाबंदी लगा दी जाती है। लड़कियों का बचपन बेसिकली क्या होता है, जैसे ही थोड़ी सी बच्ची आगे बढ़ती है, बड़ी होती है, फिर उसको परिवार में माता पिता के साथ काम बटाने लगती है, जननी माँ के साथ अपना काम करने लग जाती है। जबकि जो बच्चा होता है, लड़का होता है, वो थोड़ा बाहर का एक्टिविटी करता है, बाहर घूमता फिरता है। तो लड़का लड़की होने का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है जो हमारे बचपन में, ठीक है। आगे धार्मिक सांस्कृतिक परंपराएं। अब ये परंपराएं जो हमारी होती हैं, धार्मिक परंपराएं होती हैं, उसका भी प्रभाव पड़ता है बचपन पर, ठीक है। आप किस धर्म को मानते हैं, आप उस धर्म के अनुसार आपके बच्चों को भी आप सिखाएंगे, वो बच्चा भी उसी को फॉलो करेगा, ठीक है। और जो सांस्कृतिक परंपराएं होती हैं, जो रीति रिवाज होते हैं, उन सब का भी प्रभाव बच्चे के बचपन पर पड़ता है। जैसे मान लीजिए केरला में कोई रहता है, या मान लीजिए जम्मू कश्मीर में रहने वाला एक बच्चा है और उत्तर प्रदेश में रहने वाला एक बच्चा है, तो जम्मू कश्मीर की जो संस्कृति है ना, और उसको वो, और अगर उत्तर प्रदेश की संस्कृति देखी जाए तो अंतर है थोड़ी संस्कृति में वहाँ के यहाँ के, तो उसी का प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। दोनों जगह के बच्चे में विविधता आ जाती है बचपन को लेकर। अगला यह है कि विशेष आवश्यकता वाले बालक भी होते हैं। अब देखिए कुछ बच्चों को विशेष आवश्यकता होती है, जो पढ़ने में थोड़ा डिसेबल होते हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं, तो अब उनको आप सभी के साथ अगर एक जैसा कर लेंगे या ये सोचेंगे कि उनका बचपन भी उसी तरह से गुजरेगा, तो शायद ये गलत सोच रहे हैं आप। क्योंकि अगर बच्चा थोड़ा पढ़ाई में कमजोर है, या बच्चा विशेष आवश्यकता, मतलब ये हो गया कि फिजिकली हैंडीकैप्ड हो सकता है, सुनने में उसको दिक्कत हो रही है, देखने में दिक्कत हो रही है, तो फिर वो समाज में उपेक्षित भी हो सकता है, लोग उसको निगलेक्ट भी करते हैं। तो वो बहुत सी चीज़ों को महसूस करते हुए चलता है कि उसके साथ कितना गलत हो रहा है, तो उसका बचपन दुख में, अवसाद में बीत रहा है। वही कोई सामान्य बच्चा है, खेलते कूदते हुए भी उसका समय बीत रहा है, तो बहुत बेहतर तरीके से अपने बचपन को जी रहा है। तो बचपन में विविधता इस बात पर भी आ जाती है कि बच्चा विशेष आवश्यकता वाला है क्या। तो इस प्रकार से आपने इसको देख लिया। अब देखिए भारतीय संदर्भ में किस प्रकार के बचपन होते हैं, ये तो मान लीजिए हम लोगों ने कवर किया, उसी चीज को मिला जुला कर अब देखना है कि भारतीय संदर्भ में बचपन किस प्रकार से है, हम इसको भी कवर कर लेते हैं। ये भी हमारा टॉपिक ही इसी के अंदर सब टॉपिक है, ठीक है। पहला यह कि आर्थिक विविधता, जिस पर हमने चर्चा की थी भारतीय संदर्भ में। अभी मतलब आपने बचपन को समझा, यही चीज भारतीय संदर्भ में भी कहेगी तो बहुत सी चीज कॉमन ही हो जाएगी, जैसे आर्थिक विविधता। अब अनुसार आर्थिक विविधता किस प्रकार से, तो भैया आप देख ही रहे हैं कि पैसा अगर है, स्ट्रांग है, फाइनेंशियली स्ट्रांग है बच्चा, माता पिता उसको टैबलेट दे रहे हैं, मोबाइल दे रहे हैं, चला रहा है। दूसरी ओर बच्चा जो है बहुत गरीब है, ठीक है, उसके पिताजी काम कर रहे हैं, नहीं खाने पीने को भी नहीं मिल पा रहा ठीक से, तो अब यहाँ पर आर्थिक विविधता भी आ गई। वो मोबाइल कहाँ से, वो जो मोबाइल कभी देखा ही नहीं होगा, बच्चा आपसे कहेगा कि मैंने कभी मोबाइल देखी नहीं है, गाड़ी में कभी बैठा नहीं हूँ। तो इस प्रकार से उसका जो बचपन है, एक और बच्चा है ना अपने माता पिता के साथ कार में घूम रहा है, बच्चा भी घूम रहा है, उसका कुत्ता भी घूम रहा है। आजकल देखा होगा आपने बहुत सी जगह पर कि लोग अपने डॉग्स को भी गाड़ी में घुमाते हैं, तो सोचिए कि वो कितना सौभाग्यशाली कुत्ता है। और एक और गांव में पिछड़े क्षेत्रों में बहुत गरीब जो बच्चे हैं, वो बेचारे कभी कार में नहीं बैठे रहते हैं। देखिए कितना बड़ा गैप दिखाई दे रहा है। ये किस आधार पर दिखाई दे रहा है, आर्थिक आधार पर ही ना। उसके पास अगर वो उतना स्ट्रांग नहीं है कि उसके अगर फाइनेंशियली मतलब उतना स्ट्रांग नहीं है कि उस बच्चे के लेवल में आ पाए। तो यहाँ पर आपने देखा कि भारतीय संदर्भ में भी किस प्रकार से गरीबी और अमीरी के कारण जो है बचपन में अंतर आ जा रहा है। समझ रहे हैं आप इसको। दूसरा है ग्रामीण व शहरी, इस पर हमने चर्चा की थी, वही बात फिर से, ग्रामीण और शहरी के आधार पर भी विविधताएं हैं बचपन में देखी जाती है। गाँव का बच्चा है वह खेती करता है ना, शहरी क्षेत्र का बच्चा है वो दिन भर मोबाइल में वीडियो गेम खेल रहा है, ठीक है, वह और टेक्नोलॉजी को और बेहतर तरीके से यूज कर रहा है और बेहतर चीज़ों को सीख रहा है। गांव के बच्चे को नेटवर्क नहीं मिल पा रहा है, स्कूल में उसकी उपस्थिति नहीं हो पा रही है, तो आपने देखा गांव में नेटवर्क नहीं है तो लाइट नहीं हो पा रही है, बिजली नहीं उपलब्ध हो पा रही है। तो तमाम चीज़ें हैं, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र का अंतर हो जाता है, इससे उसके बचपन पर भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। शहरी क्षेत्रों में देखें आपने विद्यालय भी अच्छे तरीके से खोले जा रहे हैं, लगातार बेहतर विद्यालय मिल जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में दूर दूर तक विद्यालय नहीं मिलते हैं, ठीक है, हाईली क्वालिफाइड टीचर्स नहीं मिल पाते हैं, तो तमाम समस्याएं होती हैं। आगे सांस्कृतिक विविधता, भारतीय संदर्भ में अगर देखा जाए तो सांस्कृतिक विविधता भी है। अब भाई भारत इतना बड़ा देश है, यहाँ पर अलग अलग प्रकार की विविधताएं हैं। अगर आप उत्तर के पूर्वोत्तर में चले जाएं तो वहाँ पर देखकर आपको लगेगा भी नहीं कि ये भारत है ना। मतलब वहाँ की इस प्रकार की संस्कृति है कि आप देखकर कंफ्यूज ही हो जाएंगे। अरुणाचल प्रदेश में चले जाएं आप, है ना, सिक्किम में चले जाएं तो वहाँ के लोगों की बातचीत, वेशभूषा, पहनावा, खान पान, बहुत कुछ अंतर आ जाता है। तो जो वो अंतर आ रहा है वो बच्चे के बचपन पर भी तो प्रभाव डाल ही रहा है ना। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि बच्चों में जो हमारे सांस्कृतिक विविधता जो हमारे देश में है उसका प्रभाव भी बचपन में पड़ता है, ठीक है। शिक्षा की विविधता होती है, देखिए किस प्रकार से हमारे यहाँ निजी विद्यालय हैं, सरकारी विद्यालय हैं, मदरसा है और होम ट्यूशन वगैरह गार्जियन अवेलेबल करा देते हैं। तो इस प्रकार से अगर शिक्षा की विविधता होगी तो बच्चे का बचपन भी तो अलग हो जाएगा ना। एक बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, ठीक है, उसके पास उसको सरकार मान लीजिए सुविधाएं उपलब्ध करा दे रही है, उसके माता पिता बहुत गरीब हैं, ठीक है, तो अब वो विद्यालय बैग लेकर भी आपने देखा होगा, आप सरकारी शिक्षक हैं, बच्चे कितने लापरवाह, मतलब किस प्रकार से समस्याएं आती हैं। आप देखें यहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं, बैग में कापी भी नहीं रहता है, ऐसे चले आते हैं। सरकार कापी भी उपलब्ध करा दी, नोटबुक वगैरह अवेलेबल करा रही है उनके लिए कि वे बेहतर तरीके से पढ़ सकें। तो ये सरकार समझ रही है ना कि समस्याएं हैं हमारे सामने, उस बच्चे का बचपन और एक शहरी क्षेत्र और एक अमीर बच्चे का तो अंतर आ रहा है।
तो वही चीज़ है, जो बच्चा निजी विद्यालय में पढ़ रहा है, आप देखें उनकी किताबें किस प्रकार से भी लोग बनाते हैं और हर साल किताबें बदल देते हैं, ये अलग बात है। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि सरकार खुद ही एनसीईआरटी बेहतर बुक अवेलेबल करा रही है, लेकिन ये आप एक प्रकार से व्यापार भी अगर देखा जाए तो हो जाता है, वो तो एक दूसरा परिपेक्ष हो जाएगा। लेकिन हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं कि बचपन किस प्रकार से हो रहा है, निजी विद्यालय में बच्चा पढ़ रहा है, सरकारी में पढ़ रहा है। निजी विद्यालय में पढ़ रहा है बच्चा, टाइमली उसके माता पिता उसको भेज रहे हैं विद्यालय, घर से आ रहा है, ट्यूशन पढ़ रहा है, फिर ट्यूशन भी लगा रहे हैं, फिर स्कूल का काम मिल जाता है, घंटा 2 घंटा बैठ के पढ़ाई करता है, फिर उसको मोबाइल में ऑनलाइन क्लासेस चलाई जाती हैं, लाइव क्लासेस चलाई जाती हैं। तो इस प्रकार से बच्चा निजी विद्यालय में पढ़ता है, सरकारी विद्यालय में भी उसी तरह से सुधार करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन आप जमीनी हकीकत को जानते हैं, आपसे बेहतर कौन जानता है। मदरसे हैं और होम ट्यूशन वगैरह है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बच्चे के शिक्षा में भी विविधता देखी जाती है बचपन में। लैंगिक विविधता होती है, मेल हैं, पुरुष हैं, बच्चा अगर है, लड़की है तो उसका अलग प्रकार से मतलब बचपन रहेगा, और ट्रांसजेंडर है तो उसका अलग रहेगा। और उसी प्रकार से विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं उनका भी अलग जो है बचपन हो जाता है। हालांकि सरकार के द्वारा यह उपलब्ध कराया जाता है, लेकिन आप हाल ही में देखा था आपने कि सुप्रीम कोर्ट ने ही जजमेंट दिया कि विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं उनके लिए जो टीचर्स हैं उनकी प्रॉपर कमी है और उनकी नियुक्ति जल्द से जल्द की जाए। तो आप बताइए, जब नियुक्ति करने के लिए कोर्ट बोल रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो विशेष आवश्यकता वाले बालक हैं शायद उनके लिए टीचर्स की रिक्वायरमेंट है। कोर्ट ने ये बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि अभी उनकी जरूरत शायद नहीं पूरी हो पा रही है। तो उनका बचपन और एक सामान्य बच्चा है जो सामान्य विद्यालय में पढ़ रहा है उसका बचपन अलग हो गया कि नहीं हो गया, वो भी समस्या ग्रसित है। एक तो विशेष आवश्यकता वाला है, वो पहले से समस्या से ग्रसित है, दूसरी ओर सामान्य बालक है जो विद्यालय जाकर पढ़ रहा है। तो विशेष आवश्यकता वाले बालक भी हमारे यहाँ हैं जो जिनमें समस्या होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देखा कि भारतीय संदर्भ में किस प्रकार से बचपन के अलग अलग रूप देखे जाते हैं। ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा है? अब आज के डेट में आपने देखा कि जो इंटरनेट का ज़माना है, टेक्नोलॉजी इतनी आगे चली गई है कि दुनिया से हम कनेक्ट हो जा रहे हैं। और उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है? प्रभाव ये पड़ रहा है कि नई तकनीकें सीख रहे हैं। अब नई तकनीकें क्या है? आज के 20 साल पहले, 15 साल पहले अब आपने क्या स्मार्ट क्लासेस सुना था? क्या डिजिटल बोर्ड सुना था? नहीं सुना था। आज क्या हो रहा है? आप विदेश से भी पढ़ ले रहे हैं। आजकल अंग्रेजी सीखने के लिए आपने देखा होगा कि जो ऑनलाइन सोशल मीडिया के माध्यम से लोग क्या करते हैं, फॉरेन इंग्लिश जो होते हैं, ट्यूटर वगैरह लगा देते हैं अपने बच्चों को, वे फॉरेन इंग्लिश सीखते हैं उनसे, विदेश से अमेरिकन इंग्लिश सीखते हैं, ब्रिटिश इंग्लिश सीखते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी का यूज है ना, टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, है ना। तो नई नई तकनीकें यूज़ की जा रही हैं, हमारे स्कूलों में भी यूज की जा रही हैं। बच्चों के लिए स्मार्ट बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड जिसको आप कह सकते हैं, और प्रोजेक्टर वगैरह है ना, इत्यादि स्मार्ट क्लासेस बनाए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिसका प्रभाव पड़ रहा है। तो पहला आपने समझा नई तकनीक, उपभोक्तावाद। अब ज़्यादातर क्या हो रहा है कि हम बाहर से चीज़ों को मंगाते हैं, है ना। तो बाहर से चीज़ें मंगाते हैं, जैसे ब्रांडेड कपड़े को। अब देखिए बचपन, अब वही चीज़ें आप समझिएगा कि आज के समय में बच्चे के सामने नई चीज़ें आ रही हैं, बहुत ज़्यादा मॉल्स खुल रहे हैं, होटल्स हैं, और नई नई चीज़ें आ रही हैं। तो भारत की जो एक प्रवृत्ति है उपभोक्तावाद की, बाहर से ज़्यादा चीज़ों को खरीदता है। अब उसमें ब्रांडेड कपड़े के लिए बच्चा जाएगा, खिलौने के लिए जाएगा, गैजेट के लिए जाएगा, ज़्यादातर सारी चीज़ें बाहर से ही तो आती हैं ना। तो इस पर भी निर्भरता हो रही है। तो कहीं ना कहीं इसका एक प्रभाव यह है कि हम उपभोक्तावाद, यानी कि हम चीज़ों को बाहर से ज़्यादा मंगा रहे हैं। अब बच्चे को अगर खिलौना चाहिए, गैजेट चाहिए, तो सारी चीज़ें बाहर से ही आ रही हैं, तो वो उसका एक्सपोर्ट मतलब वो ज़्यादा आ रहा है। ठीक, तो इस चीज़ें है कि उपभोक्तावाद भी बढ़ रहा है, मतलब हमारे यहाँ ये चीज़ें ज़्यादा डिमांडिंग हो जा रही हैं, इससे इनकी जो है रिक्वायरमेंट हो जा रही है। तीसरा यह है कि शिक्षा का बदलाव हो रहा है। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन के कारण। अब सोचिए, आप ये सोचिए, अगर मान लीजिए दूसरे देशों से नहीं आती चीज़ें, जैसे मान लीजिए आप फ़ोन यूज़ करते हैं, जो भी बच्चा यूज़ करता है, ज़्यादातर फ़ोन भले ही आप उसको कहें कि वो मेड इन इंडिया है, लेकिन वो ज़्यादा दूसरे देशों से एक्सपोर्ट होता है। अगर वो नहीं आता तो फिर उस बच्चा कैसे सीखता? शायद नहीं सीख पाता, या सीखना उसके लिए कठिन हो जाता। तो अब इन्हीं सारी चीज़ों के कारण तो वो सीख रहा है बच्चा, उपभोक्तावाद के कारण। तो ये वैश्वीकरण का ही प्रभाव हुआ। शिक्षा का बदलाव। अब शिक्षा का बदलाव वही चीज़, स्मार्ट क्लास है, ऑनलाइन लर्निंग है, इसके थ्रू बच्चे जो है तेजी से सीख रहे हैं। तो ग्लोबलाइजेशन कारण ही ऐसा हो रहा है। अगर सरकार बैन कर दे, करे कि हम दूसरे देश से किसी से नहीं पढ़ेंगे, बस इंडिया से ही पढ़ेंगे, तो फिर बच्चा कैसे सीख पाएगा? बच्चे को अगर फॉरेन इंग्लिश सीखनी है, बेहतर इंग्लिश सीखना है, या और भी कुछ चीज़ सीखना है, ठीक है, तो और कैसे सीख पाएगा? तो हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ हम इंडिया से ही सीख पाएंगे। आप यूट्यूब चला रहे हैं, यूट्यूब के थ्रू सीखें। क्या यूट्यूब इंडिया का है? आप जानते हैं नहीं है। तो गूगल है, यूट्यूब है, और फेसबुक है, तमाम चीज़ें ऐसी चीज़ हैं जो कहीं ना कहीं आज के डेट में देखा जाए तो कहीं ना कहीं दूसरे देशों पर निर्भरता ज़्यादा हो रही है, और ये ग्लोबलाइजेशन के ही कारण हो रहा है। मूल्यों में परिवर्तन। अब मूल्यों पर कैसे परिवर्तन हो रहा है बचपन के? आप अपने बचपन को देख लीजिए, आपका बचपन एक कोई गेम रहा होगा जो बहुत, आपने देखा होगा एक गेम जो वीडियो गेम टाइप रहा होगा, जो लगभग उस टाइम 70-80 रुपये का मिलता रहा होगा, जिसको लेकर बहुत एक दीवानगी थी बच्चों में, हम लोग जब बच्चे थे। तो आज के डेट में बच्चों में कौन सी दीवानगी? मोबाइल को लेकर दीवानगी है।
टैबलेट को लेकर दीवानगी है, लैपटॉप को लेकर दीवानगी है। लेकिन हम लोग के समय में एक फ़ोन आता था छोटा सा, उसमें पानी भरा रहता था और हम लोग प्रेशर देते थे इस प्रकार से दबा दबा करते, तो वो ऊपर से एक मतलब गोल गोल रहता था राउंड जैसा, वो उसमें डालते थे, आपको याद होगा। तो आज ये हम लोग का जो खेल था पहले का, आज भी देखा जाए पारंपरिक खेल अगर देखा जाए कबड्डी है, क्रिकेट है, अब इसमें बच्चा नहीं ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, वो मोबाइल में ज़्यादा गेम खेलता है, पबजी खेलता है, फ्री फायर खेलता है। तो ये तमाम आजकल देखा जाए तो पारंपरिक खेलों में कमी हो रही है और मोबाइल गेम ज़्यादा हो रहे हैं। तो मूल्यों में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? अगर ये चीज़ें नहीं रहती तो बच्चा शायद क्रिकेट खेलता, शायद बच्चा बाहर निकलता, फुटबॉल खेलता, वॉलीबॉल खेलता। फुटबॉल में भारत पिछड़ रहा है, आप नहीं देख रहे हैं। फुटबॉल, हॉकी में, क्रिकेट में मान लीजिए कुछ हद तक आगे है, लेकिन फुटबॉल को आप देखें, हॉकी को देखें, वॉलीबॉल को देखें, टेबल टेनिस को देखें, तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है कहाँ है कौन। तो ये सारी चीज़ें हैं। बच्चा मूल्यों में परिवर्तन हो रहा है, बच्चा परिवार को कम समय दे पाता है, मोबाइल में ज़्यादा व्यस्त रहता है, स्कूल से आता है मोबाइल में भिड़ जाता है, अपने माता पिता से कम बात करता है। तो ये सब चीज़ें क्या है, मूल्यों में परिवर्तन नहीं हो रहा है। परिवार को कम समय, सोशल मीडिया को ज़्यादा। वैश्विक संस्कृति का प्रभाव पड़ रहा है, बच्चा बाहर की चीज़ों को, कार्टून वगैरह है, गाने हैं, फैशन है, वेस्टर्न को भी फॉलो कर रहा है बच्चा। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे रील्स बनाते हैं, हमने देखा होगा। तो ये सारी चीज़ें वैश्वीकरण का प्रभाव हो रहा है। इस प्रकार से बच्चे का बचपन जो है, हमने देखा है, हमने समाज में देखा है कि 8 साल 10 साल की बच्चियां भी या बच्चे भी रील बनाते हैं, वे दूसरे को देखकर प्रभावित हो रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे ऊपर जो है वैश्वीकरण का प्रभाव पड़ रहा है, हमने इसको देख लिया। अब फाइनली हम कहेंगे कि देखिए, इसमें शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण यह है कि वह समझे, शैक्षिक निहितार्थ यही है कि हमें यह समझना होगा कि हर बच्चा अलग अलग परिवेश से आता है, उसका बचपन भी एक प्रकार से एक नहीं कहा जा सकता, अलग अलग हो सकता है। ठीक है, सीखने की गति अलग अलग होती है, हर बच्चे में सीखने की गति अलग होती है, क्योंकि उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि है, उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि। हो सकता है उसके माता पिता कम पढ़े लिखे हों, तो वो उसको उतना ध्यान नहीं दे पाए हों। हो सकता है कि उसके माता पिता ज़्यादा पढ़े लिखे हों, शिक्षित हों, तो उस बच्चे की जो बैकग्राउंड है वो मजबूत होगा। तो विद्यालय में आ रहा है, पहले से उसको गिनती याद है। एक बच्चा जो कभी उसके विद्यालय से पहले पेंसिल ही नहीं पकड़ा है, वो क्या जानेगा बेचारा। तो आप बताइए, सीखने की गति अलग हुई कि नहीं हुई? अब एक माता पिता ने कुछ सिखाकर उसको विद्यालय भेजा, एक के बच्चे कुछ नहीं सिखाया, तो सीखने की गति अलग हो जाएगी। सांस्कृतिक और संवेदनशीलता जरूरी है। सांस्कृतिक रूप से बच्चे की जो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है उसको देखते हुए अध्यापक के लिए आवश्यक है कि वो संवेदनशील हो। ठीक है, आगे है तकनीक का संतुलित उपयोग करना चाहिए। अब जैसे तकनीक का बहुत ज़्यादा उपयोग कर देंगे तो भी वो बच्चे के लिए घातक हो जाएगा। ठीक है, टेक्नोलॉजी का उतना ही यूज़ करिए आप। हाँ, आपने एक इससे भी पढ़ा होगा, मतलब हम लोग लिखते हैं कंप्यूटर एक वरदान या अभिशाप, तो वरदान भी है, अभिशाप भी है। तो उसी प्रकार टेक्निक है, आप ज़्यादा यूज़ करेंगे, ज़्यादा उसी पर निर्भरता हो जाएगी, तो फिर दिक्कत होगा। तो संतुलित उपयोग करता है। और समावेशी शिक्षा, ये तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप जान ही रहे हैं, हमारी एनईपी और गवर्नमेंट का पूरा ये इसी पर फोकस है कि भाई हम समावेशी शिक्षा दें, तो ये अध्यापक को के लिए शैक्षिक निहितार्थ इस आधार पर होगा। तो इस प्रकार से हमने इसको जो पहला चैप्टर आपको कवर कर लिया है। ठीक है, अब इसमें डिटेल में हम PDF आपको अवेलेबल कराए हैं व्हाट्सएप ग्रुप में। इस चैनल के द्वारा ब्रिज कोर्स से संबंधित महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री, महत्वपूर्ण क्लासेस सब कुछ प्रोवाइड की जाएंगे। आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेकंड पार्ट के साथ और दूसरे अध्याय के साथ। धन्यवाद।